प्रकार से पवार साहब का स्टेटमेंट है कि महाविकास अघाड़ी आज अस्तित्व में है, कल हो नहीं हो इस बात को लेकर के कोई देखो, कांग्रेस की स्पष्ट भूमिका है कि कांग्रेस ने इस देश की जो तबाही जिस तरह से 2014 से शुरू हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, जिसमें हमारी संवैधानिक व्यवस्था खत्म हो रही है, हमारे देश की लोकशाही खत्म हो रही है, हमारे देश का किसान बर्बाद होते जा रहा है, युवा बर्बाद होते जा रहा है, देश में महंगाई बड़े पैमाने में बढ़ते जा रही है, देश में गरीबी बढ़ते जा रही है। और जिस तरह से ये स्थिति जो बनी हुई है, इस स्थिति को देखकर कांग्रेस की भूमिका ये रही है कि जितने भी बीजेपी के विरोध के जो दल है उनको एक साथ लाकर देश को पहले बचाना, ये संकल्प कांग्रेस का है। और जो जो कांग्रेस के साथ बीजेपी के विरोध में लड़ने के लिए तैयार है उनको साथ में लेके जाना यह हमारा दायित्व बनता है और हम कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी के मन में क्या हो, किसी को जबरदस्ती करने का, और हम लोग, हमारे पास ना ईडी है ना सीबीआई, और हमारे पास थी जब पावर भी थे तब भी हमने ईडी और सीबीआई का कभी दुरुपयोग किया नहीं और ना करेंगे। संभावित है कि पवार साहब जो है वो एक अलग रास्ता तैयार कर लेंगे, ऐसे स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है महाराष्ट्र के लिहाज से? देखो, हमने हमारी लाइन हमने बताई, अब पवार साहब के मन में क्या है आपको अगर पता हो तो मुझे पता नहीं। सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि सभी ऑपोजिशन पार्टियां एक साथ आए तो एक स्ट्रांग फोर्स है बीजेपी को हराने के लिए। ऐसे में आपको नहीं लगता कि शरद पवार जी जो वेटरन लीडर है उनको सपोर्ट करना चाहिए था, एक राह दिखानी चाहिए थी, और वो एक विपरीत स्टेटमेंट दे रहे तो उसको कैसा देखते हो? देखो, नेशनल पॉलिटिक्स में काफी वो मैं इतना ही कहूंगा कि वो एक सीनियर लीडर है, वो हमेशा देश हित की बात करते आते हैं और करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और वो क्यों इस तरह का वक्तव्य कल किया, अब उनकी बात वही समझे, तो अब वो सीनियर लीडर है, उनके बारे में हम ज्यादा बोल नहीं सकते। खारघर मामले में अगर देखें तो कांग्रेस का इतिहास आज दिखाई दे रहा है कि पूरे महाराष्ट्र कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस बयान करना चाहिए और क्या जितने भी जैसे खारघर में जो घटना हुई वो सरकार की गलती के वजह से हुई है, ये तो छुपा नहीं है, और सरकार ने जानबूझ कर किया है। 13 करोड़ 80 लाख रुपया उस कार्यक्रम के ऊपर खर्चा किया है, ये सरकार खुद बोलती है। तो सरकार ने वहां का अगर सीन हम देख रहे हैं तो वहां पर देख रहे हैं कि अमित शाह जी और सरकार के जो मंत्रिमंडल था उनके लिए एकदम एयर कंडीशन शामियाना बनाया गया था, उसके बाजू में ही खाने की बढ़िया सुविधा की गई थी, जैसे राजा महाराजा खाते उस तरह का पंच पकवान, और उनकी बैठने की और चांदी की थालियों में खाना खा रहे, पूरा भोज को हम देख रहे हैं, उसके फोटोग्राफ सामने आए हैं। तो जनता राजा जो है, लोकतंत्र में जनता राजा होती है, लेकिन जो लोगों के वोटों से चुन के आने के बाद लोगों को ही धूप में खड़ा रख सकते, लोगों को सिंपल पानी भी पिला नहीं सकते, ये सरकार की गलती है। हमने शुरुआत में कहा कि सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, ये बात गंभीर है, ये घटना हुई है। और जब घटना हुई थी, कि आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 10:30 बजे का प्रोग्राम होने वाला था और वो कार्यक्रम 12 सवा 12 बजे खत्म होने वाला था, लेकिन खुद अमित शाह जी 1 घंटा लेट वहां पर पहुंचे, 11:30 बजे पहुंचे। कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई तब 12 बज गए थे। 12 बजे पहला वहां पर एक मृत्यु हो चुकी थी और वो सरकार को मालूमात थी, सरकार को रिपोर्ट आ गई थी, तो भी वहां पे मृत्यु होने के बाद भी सरकार ने वो कार्यक्रम कंटिन्यू रखा। वो 1:45 बजे खत्म हुआ और उस समय में लोगों को पीने का पानी नहीं था, वहीं पे 5-6 लोग तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मर गए और वहीं पे चंगरा चंगरी हुई, और ये वस्तुस्थिति है। अब सरकार छुपाने के लिए एक आईएएस अधिकारी की कमेटी बनाकर सरकार की इंक्वायरी खुद नहीं कर सकती। हमारी मांग है कि सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस सरकार में दम है तो सिटिंग हाईकोर्ट के जस्टिस की कमेटी बनाई जाए और इसमें चौकसी हो जाए। हम खुद राज्यपाल जी को भी ये खत लिखा है और एक विशेष अधिवेशन महाराष्ट्र विधानसभा का हो इसी बात के लिए, क्योंकि एक अप्पा साहब धर्माधिकारी का एक संप्रदाय नहीं, महाराष्ट्र में कई संप्रदाय हैं और उनको भी यही दहशत होगी कि ये सरकार इस तरह की सांप्रदायिकों को, ये जो धार्मिक संप्रदाय है उनको खत्म करना चाहती है।
बीजेपी की सरकार इन लोगों को खत्म करना चाहती है। ये डर अब सभी संप्रदाय में पैदा हो चुका है। सर, आप राज्य सरकार की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वही संजय राउत हैं जो कि कह रहे हैं कि 15 दिनों में राज्य सरकार का डेथ वारंट जारी होगा और बड़ी जल्द जो मुख्यमंत्री है राज्य का वो बदला जाएगा। देखो, मैं तो भविष्य वाला नहीं हूं। जो वस्तुस्थिति जो है, जो हमारे सामने दिख रही है, लोकतंत्र में जो बात हम लोग देख रहे हैं, उस बात को हम कहेंगे। अब उनका डेथ सर्टिफिकेट उनके पास लिखा होगा, मुझे पता नहीं। आपका लगता है संजय राउत कांग्रेस का होगा, अगला मुख्यमंत्री राज्य का कांग्रेस से होगा? देखो, कांग्रेस लोकतंत्र को मानने वाला है और अभी कोई चुनाव तो है ही नहीं। जब चुनाव होंगे तो लोग जिस दल को ज्यादा लोगों को चुन के देंगे उस दल का मुख्यमंत्री बनेगा। और मुझे लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में वही स्थिति होगी। नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस है। नाना भाऊ अजित पवार ने एक बात साफ कह दी है कि उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री पद उन्हें मिलता है तो वो निश्चित रूप से स्वीकार कर लेंगे। तो क्या अगर अजित पवार मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप उसका स्वागत करेंगे क्या? देखो, उनके दल को अगर 145 एमएलए मिलते हैं और उनके पास ज्यादा मिलते हैं तो बने तो क्या अड़चन क्या है। लेकिन मेरा दावा है कि महाराष्ट्र में इस बार सबसे ज्यादा कांग्रेस के एमएलए चुन के आएंगे। तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा? कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। सर, आपसे ये पूछेंगे कि 4 बार शरद पवार जी ने एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया है जो कि बीजेपी के इंटरेस्ट में जाता है। अडानी से रिलेटेड स्टेटमेंट या फिर अडानी खुद जाके मिले भी। पीएम मोदी के डिग्री के जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी उन्होंने बोला कि डिग्री कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अभी ये एक नया स्टेटमेंट आया है। आपको लगता है कि बहुत आपको भी ये कंफ्यूज कर रहा है भाविका सागर को जो स्टेटमेंट आया है? देखो, कांग्रेस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। हमारे साथ जो जुड़े हुए दल हैं, जो बीजेपी के विरोध में, क्योंकि ये तानाशाह जो सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी हुई है, उस सरकार के विरोध में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। उन जो दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अगर विचार कोई भी हो, लेकिन वो बीजेपी को पूरे ताकत से विरोध करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, तो उनको हम साथ लेके चलेंगे। उन्हें किसको डिग्री के बारे में क्या बोलना है, देखो, एक सिंपल लाइन है। मैं डिग्री के बारे में इतना ही कहूंगा, जो हमारा जो कानून बोलता है वो एकदम स्पष्ट है कि जब हमारा चुनाव होता है तो चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवार को अपना एफिडेविट देना पड़ता है और वो एफिडेविट में हम लिखते हैं कि अगर यह गलत हो तो हम इस कार्रवाई के लिए पात्र रहेंगे। तो कार्रवाई की पात्र क्या है कि तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तुम्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ नहीं सकते हो, तो और सजा भी है, उसमें है 6 महीने की सजा भी है। तो भाई, तुम्हारा अगर एफिडेविट गलत है तो उसके बारे में चर्चा है। हमें हमारी एकदम क्लियर भूमिका है। अगर मोदी जी पोस्ट ग्रेजुएट है तो कौन से यूनिवर्सिटी से हुए हैं, कौन सा कॉलेज में, कौन से स्कूल में पढ़े हैं, कौन से 10वीं 12वीं कहां से की है, कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, तो वो तो आता ही है ना, रिकॉर्ड पे मिलता है ना। तो वही बात की चर्चा है। कोई कहते हैं कि उनकी डिग्री असली है, कोई बोलता है कि नकली है, कहीं वो यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग कोई लोग बताते कि ये कैसा लिखा गया है। आपकी मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो पढ़े नहीं है तो बगैर पढ़ा हुआ आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, गलत नहीं है। लेकिन हमारा सवाल है कि जो हमारा जो कानून बोलता है वो कानून के आधार पर ये चर्चा सामने आई है, तो कोई किस तरह का समर्थन करता है उसके लिए हमें क्या लेना। सर, और हाँ, अडानी के बारे में जैसे केंद्र सरकार ने जो भूमिका कर ली कि उनका जीएसटी माफ किया जाए, मैं नरेंद्र मोदी जी का पहला सेंट्रल हॉल का भाषण मैंने खुद सुना है, क्योंकि मैं सांसद था 2014 में, तो मैं उनका पहला भाषण सुना था कि उन्हें कहा था सेंट्रल हॉल में कि मेरी सरकार ये देश के गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार देश के किसानों के लिए काम करेगी, देश के युवाओं के लिए काम करेंगे। तो हमें पता था कि देश में गरीबी बहुत पैमाने में बढ़ी हुई है, युवाओं में बेरोजगारी बड़े पैमाने में, किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की इनके लिए काम करेगी। लेकिन अब पता चला कि देश में सबसे ज्यादा गरीब कोई आदमी हो तो अदानी जो है वो देश का सबसे गरीब आदमी, क्योंकि उनसे जीएसटी नहीं लिया जाएगा, ये कल उन्होंने डिक्लेयर किया। तो अब पता चल गया देश की जनता को कि अदानी देश का नरेंद्र मोदी जी के चश्मे से
अदानी देश का सबसे गरीब आदमी है। सर, आप अडानी पे इतना रिपीटेडली अटैक कर रहे हो, आपके ही मुख्य नेता शरद पवार उनसे मिलते हैं, जो रिसेंट मीटिंग उस पर कैसा देखो, हमने कोई अटैक नहीं किया, आपका गलतफहमी हो रहा है। जो कल केंद्र सरकार ने उनकी जीएसटी माफ करने का निर्णय लिया है, उसके बारे में हम कर रहे हैं। भाई, मेरे देश के गरीब जनता का अगर, मेरे देश के किसान का अगर जीएसटी माफ करते तो हम नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ करते। अगर उनके नजर में, उनके चश्मे से, उनका चश्मा बहुत महंगा होता है ऐसा हमने सुना है, तो उनके चश्मे से अगर देश का सबसे गरीब आदमी, जो दुनिया का 2 नंबर का अमीर आदमी है, वो उनके चश्मे से अगर वो देश का सबसे गरीब आदमी दिखता है और उनका जीएसटी माफ किया जा रहा है, तो वो तकलीफ हमें होती है। बस इतना ही हमको कहना है, क्योंकि हमारे गरीब को, जो हाथ पे कमाने वाला, खाने वाला गरीब को भी जीएसटी भरना पड़ता है, तो उसका जीएसटी क्यों माफ नहीं किया जा रहा है? क्यों उनको लूटा जा रहा है? क्यों उनका खून चूसा जा रहा है? ये सवाल हम पूछ रहे। हम अदानी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, हम केंद्र की, नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों के हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। सर, एक शरद पवार ने अमरावती में एक बयान दिया है, उनसे सवाल किया गया था कि अजित पवार लगातार बीजेपी के करीब जा रहे हैं, कई सारे विधायकों के साथ वो मंत्रणा भी इस पर कर रहे हैं, पार्टी टूटने की बातें हो रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनका ये कहना है कि उनका वो निर्णय है, इस बारे में हम उसके ऊपर ज्यादा हमारी चर्चा हुई नहीं, मैं उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता। आप क्या कहेंगे? क्योंकि महाविकास अघाड़ी में एनसीपी और शरद पवार एक बड़े नेता और बड़ा एक घटक दल है। आपने तो हमारा सवाल भी पूछा और जवाब भी दे दिया, क्योंकि आपने कहा कि शरद पवार ही बोलते कि मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता। वो उनके ही दल के कोई नेता है, वो उनका सेकंड महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर है। अब उनके पार्टी के बड़े नेता शरद पवार जी उनके बारे में बोलने को तैयार नहीं, तो हमें उनके पार्टी के अंदर में क्या चल रहा है हमें पता कैसे होगा? लेकिन बीजेपी के करीब जा रहे हैं, इसे आपको तो हमें कोई आगाज नहीं, हमें किसी के घर में झांकने की आदत नहीं है और ना किसी के घर में आग लगाने की आदत है। हम जनता के इश्यू लेकर लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है और वो करने का काम कांग्रेस पार्टी। अगर समीकरण नहीं बैठता है तो क्या आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं? देखो, समीकरण तो बनेगा, अभी आने वाले चुनाव में समीकरण बनेगा। कांग्रेस को ही लोग पहली पसंद करेंगे और महाराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ में के अलायंस को बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में आएंगी। सीएम का चेहरा बदलने की तैयारी बीजेपी कर रही है, ऐसा जो है खबरें आ रही हैं, और इसी वजह से अजित पवार के साथ जो है कुछ बातचीत चल रही है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ये देखने को मिल सकता है कि अजित पवार जाएंगे? मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हैं।